सोने चांदी के निवेशकों के चेहरे में इस वक्त एक अलग ही चमक है। गोल्ड और सिल्वर ने पिछले एक साल में ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। अभी भी दोनों के भाव रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड लगा रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या इन स्तरों पर भी अभी एंट्री की जा सकती है? अगर हाँ, तो सही तरीका क्या होना चाहिए? क्या फिजिकल फॉर्म अच्छा है या ETF? वैसे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताज़ा रिपोर्ट भी कहती है कि गोल्ड ETF का AUM रिकॉर्ड स्तरों पर जा पहुंचा है। ऐसे में हम एक खास मेहमान से चर्चा करेंगे कि गोल्ड और सिल्वर ETF में निवेश के फ़ायदे क्या हैं और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए इन इन्वेस्टमेंट्स में। हमारे साथ हैं कोटक AMC के MD नीलेश शाह। नीलेश भाई, मैं सबसे पहले स्वागत है आपका स्टूडियो में। और दिवाली के मौके पर हम गोल्ड की बात कर रहे हैं। पिछले एक साल गोल्ड ने 63% और चांदी ने 73% के रिटर्न दिए हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या ये तेज़ी इसी तरीके से कंटिन्यू करेगी, क्योंकि हमें एक्स्ट्रापोलेशन की आदत है, और उसके बाद हम बात करेंगे ETF की। सो अनुज भाई, कॉमन सेंस यही कहती है कि एक्स्ट्रापोलेशन गलत हो सकता है। जो मूलभूत कारण है गोल्ड और सिल्वर की तेजी का, वह सेंट्रल बैंक बाइंग है। 1980 के दशक से लेकर 2000 तक सेंट्रल बैंकर सोना बेच रहे थे, तो सोने के दाम $800 से गिरते गिरते $200 तक पहुंच गए थे। 75% करेक्शन हुआ था। अब 2022 के बाद सेंट्रल बैंक्स ने सोना खरीदना चालू किया और उस वजह से सोने के दाम बढ़ रहे हैं। सिल्वर में डिमांड थी इंडस्ट्रियल सेक्टर से, माइनिंग कॉस्ट थोड़ी बढ़ रही थी, और अब कुछ सेंट्रल बैंक्स ने सिल्वर में खरीदारी की है, ऐसी मार्केट की र्यूमर है। तो प्लीज़ रिमेंबर, जब आप सोने और चांदी में निवेश कर रहे हैं, कि पिछले एक साल की तेजी का कारण सेंट्रल बैंक बाइंग है और उनकी बाइंग की वजह से ही दाम बढ़े हैं। कल को उठ के अगर वो सेलर बन गए, उन्होंने बाइंग कम कर दी, तब उसकी इम्पैक्ट प्राइस पे जरूर आएगी। लेकिन क्या आप ये मानते हैं नीलेश भाई कि स्ट्रक्चरली गोल्ड और सिल्वर में अभी भी तेज़ी बाकी है, और भले ही इस तरीके के रिटर्न्स ना मिले, वो तो मेरे ख्याल से वैसे भी शायद थोड़ा सा जाती होगी एक्सपेक्ट करना, लेकिन फिर भी क्या 10-12% की कंपाउंडिंग यहाँ पर अभी भी पॉसिबल है आगे जाते हुए? सो दो चीज़ें को ध्यान रखना पड़ेगा। सेंट्रल बैंक किस दाम तक खरीदते हैं और किस दाम पे बेचेंगे। और दूसरी चीज़ हमने देखी, लैब ग्रोन डायमंड आए तो नेचुरल डायमंड के दाम पे गिरावट आ गई। क्या कोई मैन्युफैक्चर्ड गोल्ड बना सकता है? दो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, एक सर्न में जहाँ पे उन्होंने लेड को गोल्ड में कन्वर्ट किया, कुछ नानोग्राम, कुछ नानो सेकेंड, और अनस्टेबल। तो वहाँ से मुझे बहुत चिंता नहीं है, सर्न में सोना बनते बनते बहुत टाइम लगेगा। एक एक्सपेरिमेंट जो वॉचेबल है, देखने जैसा है, कि एक अमेरिकन स्टार्टअप ने मर्क्यूरी से गोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस के जरिए हो सकता है, ऐसा दावा किया है। मर्क्यूरी और गोल्ड का केमिकल कंपोजिशन एक दूसरे से मिलता है। अब लोगों का मानना है कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस रियलिटी बन सकती है। अब तक ऑब्वियसली ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट उस टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे लैब ग्रोन डायमंड ने आके नेचुरल डायमंड के दामों में गिरावट की, वैसे अगर मैन्युफैक्चर्ड गोल्ड आ जाता है तो नेचुरल गोल्ड के दाम पे गिरावट आ सकती है। तो सेंट्रल बैंक बाइंग को देखिए और मैन्युफैक्चर्ड गोल्ड की टेक्नोलॉजी को देखिए, ये दोनों काफ़ी हद तक डिटरमाइन करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर के दाम कहाँ जाते हैं। ओके, मरकरी से गोल्ड, तो मतलब जो हमारे पुराने थर्मामीटर है उनको संभाल के रखना चाहिए, है ना? अच्छा, तो नीलेश भाई, अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसकी अब हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। कि सबसे पहली बात तो ये कि बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि फिजिकल गोल्ड बेटर है या ETF गोल्ड बेटर है। तो आपके हिसाब से क्या बेटर है, फिजिकल इन्वेस्टमेंट और ETF में बाय एंड लार्ज इन्वेस्ट करने के बेनिफिट क्या होते हैं? सो मैं म्यूचुअल फंड वाला हूँ, इसलिए ETF की तारीफ करूँगा। बट आप जब फिजिकल गोल्ड लेते हैं छोटी छोटी मात्रा में, जैसे धनतेरस का दिन हो, लक्ष्मी पूजा का दिन ले हो, लिया छोटा सा, तो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, क्वालिटी की भी चिंता रहती है। उसके सामने आप ETF खरीदे तो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम रहेगी। दूसरा, स्टोरेज की आपको चिंता नहीं। जो ETF का सोना चांदी है वह कस्टोडियन के पास है, कस्टोडियन सेबी की निगहबानी में है।
अर्थक्वेक प्रूफ स्ट्रक्चर्स में सोना चांदी रहता है, उसके ऊपर सीसीटीवी रहते हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इंश्योरेंस भी लिया जाता है। कई लोगों के मन में ये भ्रम है कि हमने सोना सेफ डिपॉजिट लॉकर या बैंक लॉकर में रख दिया तो सेफ हो गया। जी नहीं, अगर बैंक लॉकर से सोना चांदी कुछ चला गया तो बैंक जवाबदार नहीं रहता। तो आपकी स्टोरेज कॉस्ट और प्रोटेक्शन दोनों ETF के जरिए बेटर हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जब आप फिजिकल गोल्ड लेने जाते हैं तब आपको एक प्रयत्न करना पड़ता है लेने के लिए। अब डिजिटल गोल्ड आ गया है, बट फिर भी ज़्यादातर गोल्ड सिल्वर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, फिजिकल ट्रांजैक्शन, सोनार के पास जाकर, हाँ। ETF गोल्ड सिल्वर फंड ऑफ फंड आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, तो खरीदने की सुविधा है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम है, और स्टोरेज और प्रोटेक्शन दोनों के लिए वो ज़्यादा उचित हैं। तो इसमें क्या मेकिंग चार्जेस भी कम लगते हैं, ब्रोकरेज भी कम लगती है, ये भी क्या आपके लिए एक एडेड बेनिफिट होता है? हम तो सिर्फ सोना ही खरीदते हैं तो मेकिंग चार्जेस ऑलमोस्ट निल है, एंड सिल्वर में भी वैसा ही है। तो कंपेयर टू बाइंग फिजिकल ऑर्नामेंट, अनडाउटेबली गोल्ड एंड सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड अच्छे रहेंगे। इनफैक्ट भारत की महिलाओं में एक खासियत है कि वो प्रतिमाह थोड़ा बचत करके वो फिर एक ज्वेलर के वहाँ पे SIP करती है। 11 महीने आप निवेश करिए, 12वें महीने पे आपको दागीना मिलेगा। ना बहुत सारे ज्वेलर उठ भी जाते हैं, जो दागीना लेते हैं उसमें आपको मेकिंग चार्जेस एंड वो भी है। हाँ, आप दागीना पहन के जा सकते हैं, गोल्ड ETF के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पहन के नहीं जा सकते, तो वो लिमिटेशन है। बट एक आपको उठने का प्रॉब्लम नहीं। अभी मीरा रोड में टोरस करके एक ज्वेलर उठ गया था, लोगों के पैसे डूब गए। ऐसी कोई शंका, ऐसी कोई आपत्ति आपको ETF में नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं हम एक बड़े बर्निंग सवाल पर। आज ही हमारी टीम ने एक रिसर्च की कि कुछ गड़बड़ है सिल्वर के प्राइस में और सिल्वर ETF के प्राइस में। यस, कि सिल्वर ETF का प्राइस सिल्वर के प्राइस से 10% ज़्यादा चल रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? और ऐसे में फिर ETF अगर आप बाय कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप रिस्क ले रहे हैं फिर? डेफिनेटली अनुज भाई, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। अगर हम लोकल प्राइस को देखें तो वो ग्लोबल प्राइस इनटू रुपी डॉलर करके लोकल प्राइस बनती है, प्लस जो इंपोर्ट ड्यूटी या वैट लगेगा, GST लगेगा वो। तो आज अगर चांदी को $49 पे देखे, इनटू 89 रुपीस कन्वर्ट करें और प्लस जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो लगाए, तो जो प्राइस आनी चाहिए उसके सामने स्पॉट सिल्वर तकरीबन 10 से 12% प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। दैट मीन्स अगर आप ये सोना भारत में खरीद के बाहर बेचने जाए तो आपको 10-12% फटका स्पॉट प्राइस पे लगेगा, प्लस जो इंपोर्ट ड्यूटी लगी वो अलग। सब जब आप सिल्वर ETF आज खरीद रहे हैं तो आप ये प्रीमियम पे करके एंटर कर रहे हैं। मार्केट में ऐसा प्रीमियम क्यों ट्रेड हो रहा है? बिकॉज सिल्वर की शॉर्टेज है, लोग, हर किसी को सिल्वर खरीदनी है, उतनी सिल्वर है नहीं, इसलिए ये प्रीमियम ऊपर आ गया है। तो अगर आप सिल्वर ETF में निवेश कर रहे हैं तो आगाह रहिए कि आप इंटरनेशनल पैरिटी प्राइस से तकरीबन 10 से 12% प्रीमियम और उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी और GST काउंट करे तो राउंडेड ऑफ अनुज में ऑलमोस्ट 17 से 18% प्रीमियम पे खरीद रहे हैं। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रा हो गया ना नीलेश भाई। फिर हम इन्वेस्ट कैसे करें? जैसे अगर मान लो मुझे कोटक के गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना है या कोटक के सिल्वर ETF में इन्वेस्ट करना है, तो क्या मैं वेट करूं कि जब ये थोड़ा सा प्रीमियम कूल ऑफ हो जाए उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट करूं? सो अनुज भाई, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। जैसा हमने कहा कि जब तक सेंट्रल बैंक गोल्ड सिल्वर खरीदेंगे और मैन्युफैक्चर्ड गोल्ड सिल्वर नहीं आएंगे तब तक हमें सिल्वर और गोल्ड में तेजी लगती है। लेकिन इतना सारा प्रीमियम पे करना, मतलब इस एसेट क्लास में कभी कभी 1.5-2 साल के बाद इतना रिटर्न आता है। दैट मीन्स आप एक रिस्क ले रहे हैं। ये गोल्ड और सिल्वर का कोई फंडामेंटल वैल्यूएशन नहीं होता, ना कोई डिविडेंड है, ना कैश फ्लो है, ना बोनस है। तो आप उसे सीमित मात्रा में निवेश करिए, रिस्क को सोच समझ के निवेश करिए और उसके ऊपर आप वॉच रखिए सेंट्रल बैंक बाइंग और मैन्युफैक्चर्ड गोल्ड या सिल्वर की टेक्नोलॉजी। बिल्कुल।
देखिए मेरे पास आंकड़े हैं गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट के। जनवरी में 3700 करोड़, फरवरी में करीब करीब 2000 करोड़। सिर्फ मार्च और अप्रैल थे जब हल्के से माइनस थे, उसके बाद फिर मई में प्लस था, जून में 2000 करोड़ प्लस, जुलाई में 1200 करोड़ प्लस, अगस्त में 2000 करोड़ प्लस। सितंबर का आई थिंक अब तक डेटा शायद आया नहीं है, तो लेकिन वो भी आई एम अज्यूमिंग कि ऑल टाइम हाई ही होगा, शायद पॉसिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं कुछ एक बबल का भी रिस्क लग रहा है आपको यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टिंग में इस समय? जब भी इतना तेज मोमेंटम होता है आपको डर लगना स्वाभाविक है, बट मैं जैसे पहले भी कहा, यह पूरी तेजी सेंट्रल बैंक बाइंग के मद्देनजर हुई है। अगर वो लोग खरीदते रहेंगे तो भाव ऊपर जाएंगे, उन्होंने बेचना चालू कर दिया तो 100% भाव गिरेंगे, और अगर उन्होंने अपनी खरीदारी बंद भी कर दी तब भी भाव में एक करेक्शन आ सकता है, बिकॉज एक स्पेक्यूलेशन बिल्ड हो चुका है। तो एक सीमित मात्रा में निवेश करिए। दूसरा, प्रीमियम देखिए। इस वक्त के मार्केट में सिल्वर ETF प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, गोल्ड ETF मार्जिनल प्रीमियम है, तो उसमें उतनी तकलीफ नहीं है। तीसरा, अगर आप निवेश करते हैं तो टेक्नोलॉजी और सेंट्रल बैंक, इनके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और चौथा, पिछले एक साल में 60-70% रिटर्न मिला है, वो सोच समझ के तो निवेश पक्का मत करना, ऐसे रिटर्न आने की संभावनाएं बहुत कम है। बिल्कुल, तो निवेश करना है लेकिन प्रीमियम नहीं देना है, बेसिकली मेन चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है। लेकिन फिर भी ETF एक बहुत शानदार रूट है इस गोल्ड और सिल्वर में पार्टिसिपेट। अनडाउटेबली। चलिए नीरज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इस स्पेशल टॉपिक पर, और एक बार फिर से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।